नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी निबंध। यह निबंध यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में प्रस्तावित हैं। निबंध का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे और यह बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है। सर्वप्रथम हम बालमुकुंद गुप्त का जीवन परिचय संक्षिप्त में, और इस निबंध में 8 चिट्ठे हैं जो काल क्रमानुसार प्रस्तुत किए गए हैं और इनके प्रमुख उद्धरण कौन से हैं उनका भी अध्ययन हम इस सत्र में करेंगे। सर्वप्रथम बालमुकुंद गुप्त का जो जीवन परिचय है कि बालमुकुंद गुप्त का जो नाम है वो बालमुकुंद गुप्त ही है। इनका जन्म 4 नवंबर 1865 ईस्वी ब्रज हिसार हरियाणा में हुआ। मृत्यु 14 सितंबर 1907 ईस्वी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। प्रमुख पहचान हिंदी के प्रखर पत्रकार, निबंधकार, व्यंग्यकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप चेतना के अग्रदूत यह रहे हैं। तो इनका जो पहचान है वो प्रमुख पत्रकार हैं, प्रखर निबंधकार भी हैं और व्यंग्यकार के रूप में इनकी प्रमुख पहचान है। बालमुकुंद गुप्त हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक तेजस्वी और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। वे प्रारंभ से ही अत्यंत मेधावी और राष्ट्रप्रेमी थे। कैसे थे? मेधावी थे और राष्ट्रप्रेमी भी थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त की है। इनको संस्कृत, फारसी, हिंदी तो है ही, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी भाषा का उन्हें ज्ञान प्राप्त था। बालमुकुंद जो गुप्त हैं, उनकी पत्रकारिता का जो जीवन है, उन्होंने हिंदुस्तान, भारत मित्र, राजपत्र, आर्य पत्रिका और विशेष रूप से सरस्वती पत्रिका में काम किया। वे हिंदी पत्रकारिता के पहले व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्भीक लेखन किया और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अनेक लेख लिखे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो बालमुकुंद गुप्त की रचना है, इसमें किस प्रकार के चिट्ठे हैं, चिट्ठे क्या हैं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम इस सत्र में करेंगे। तो बालमुकुंद गुप्त ने जो यह चिट्ठे थे, यह कब से कब तक प्रकाशित हुए और कहाँ से यह लिए गए हैं। ये भारत मित्र पत्रिका है। उस पत्रिका में अप्रैल 1904 ईस्वी से 9 मार्च 1907 ईस्वी तक के पत्र हैं और यह बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित हैं। 1904 ईस्वी से 1907, यहाँ पर 0 मिस हो गया है, ये मध्य भारत मित्र पत्रिका में यह पत्र इनके प्रकाशित हुए। इस दौरान भारत मित्र के संपादक स्वयं बालमुकुंद गुप्त थे। यानी जो भारत मित्र पत्रिका निकलती थी उसके संपादक भी बालमुकुंद गुप्त जी ही थे। व्यंग विनोद की सजीव शैली में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे गए। कोलकाता की शासन व्यवस्था को व्यंग के माध्यम से भी इन्होंने दर्शाया है। व्यंग यानी जिस समय भारतवर्ष में लॉर्ड कर्जन का शासन था और भारतवासियों की जो दुर्दशा थी, उनकी कैसी स्थिति थी, उस स्थिति का वर्णन इन्होंने अपने इन चिट्ठों के माध्यम से किया है। और कोलकाता की जो शासन व्यवस्था है, कोलकाता यानी कलकत्ता, वहाँ की शासन व्यवस्था का भी इन्होंने व्यंग के माध्यम से उसकी दशा का वर्णन किया है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बालमुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यानी क्या किया है उन्होंने? अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध की शुरुआत स्वप्न के जरिए होती है। चिट्ठे शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए। यानी यह भी प्रश्न बनता है कि चिट्ठे किस नाम से लिखे गए, तो बालमुकुंद गुप्त के नाम से नहीं लिखे गए, शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखे गए। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है। यानी कौन? स्वयं बालमुकुंद गुप्त अपने बारे में लिखते हैं कि वह एक परतंत्र यानी किसी के अधीन एक देश है, उस देश का नागरिक है
और मन, यहाँ पे माँ हो गया है, मन में बदलाव के लिए वह भांग का सेवन करता है। 8 चिट्ठे जो काल क्रमानुसार हैं, सबसे जो पहला चिट्ठा है उसका नाम है बनाम लॉर्ड कर्जन। तो आपको याद रखना है इन चिट्ठों के नाम क्या हैं। तो सबसे जो पहला है उसका नाम है बनाम लॉर्ड कर्जन। बुलबुलों के बारे में एक सपने में शुरू होता है यह। लॉर्ड कर्जन का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। इस अवधि में सिर्फ 2 काम गिनाने लायक उन्होंने किए: विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और दिल्ली दरबार का आयोजन। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। जो दरबार जो आयोजित किया गया था दिल्ली में, उसका आयोजन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो इनका शासनकाल है जो 5 वर्ष का था। इस 5 वर्ष में इन्होंने सिर्फ अच्छे 2 ही कार्य किए हैं। हम संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमान, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको विस्तार से भी अध्ययन कराऊंगी। श्रीमान का स्वागत। लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जो उसका दूसरा चिट्ठा है उसका शीर्षक है श्रीमान का स्वागत। लॉर्ड कर्जन का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार 2 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त किया गया। यानी पहले 5 वर्ष के लिए थे ये, उसके बाद जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया भारतवर्ष में, उसके बाद इनको 2 वर्ष के लिए और वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के पुराने कारनामों का व्यंग्यमयी भाषा में उल्लेख किया है। किसने? बालमुकुंद गुप्त ने। भाग्यवादी, विवश, लाचार भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर गहरे प्रभाव। यानी भारतवासियों की स्थिति कैसी है? वह अपने स्वयं से कोई कार्य नहीं करना चाहते, वो भाग्य के सहारे बैठे हैं, विवश और लाचार होकर। तो उन पर उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से प्रहार भी किया है। कहा है कि तुम इस प्रकार बैठे रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई आकर शासन करेगा। तुम अपने देश की सत्ता दूसरों के हाथ में सौंपते हो और खुद कठपुतली बने बैठे रहते हो। वायसराय का कर्तव्य, तीसरा जो शीर्षक है उसका वो है, चिट्ठे का शीर्षक वायसराय का कर्तव्य। जनता के प्रतिनिधित्व का दावा पेश करते हैं। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र को भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार की संज्ञा दी, जिसे भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। आगे है पीछे मत फेंकिए, पीछे मत फेंकिए। यह भी एक शीर्षक है पत्र का, चौथा पत्र है जिसका शीर्षक है पीछे मत फेंकिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना, रावण का स्मरण, अंग्रेजों और कर्जन के प्रभुत्व वर्णन में। अगला है आशा का अंत। आशा का जो अंत शीर्षक है, इसमें कर्जन के दूसरी बार वायसराय बनने पर भारतीयों की जो उम्मीदें थी वह उनके बंबई के पहले भाषण से ही समाप्त हो गई। भारतीय जलवायु और नमक की अजीब तासीर का वर्णन इस चिट्ठे में किया गया है, जिसका शीर्षक है आशा का अंत। ये 5वें नंबर का शीर्षक है। तो आपको याद रखना है, प्रश्न में यह भी बनता है कि जो काल क्रमानुसार 8 चिट्ठे हैं, उन चिट्ठों में 5वें नंबर का यानी 5th नंबर का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक से भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कर्जन ने अकाल को अनदेखा कर दिल्ली दरबार आयोजित किया, बहुत से पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित किया। यानी उन्होंने क्या किया, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उस समय भारतवर्ष में अकाल की स्थिति थी, उसको भी अनदेखा किया गया और जो पद थे अधिकतर वह सभी अंग्रेजों के लिए उन्होंने आरक्षित किए। भारतवासियों को यहाँ पर कोई भी उच्च पद प्राप्त नहीं हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारतीय माता तुल्य समझते हैं। उनके पुत्र एडवर्ड के प्रति लोगों का भक्ति भाव है। एक दुराशा, पत्र का एक शीर्षक है एक दुराशा। शासन तंत्र की जनता से दूरी का रेखांकन, शासक और शासित के बीच जीवित संपर्क की हिमायत। ग्वालों को कृष्ण के यहाँ होली खेलने जाने का उल्लेख,
चलो आज खेले होली कन्हैया घर गीत के मार्फत। अगला है 7वें नंबर का जो शीर्षक से जो पत्र लिखा गया, उस पत्र का शीर्षक है विदाई संभाषण। जंगी लाट किचनर से विरोध तथा त्यागपत्र की स्वीकारोक्ति के बाद करजन के शासन का अंत। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी होता है। नर सुल्तान नामक राजा की कथा का उल्लेख, जिसके गीत गाए जाते हैं। बंग विच्छेद में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। सत्ता की जनविरोधी नीतियों की असफलता का जयघोष। तुगलक की राजधानी बदलने के फैसले से तुलना। ये 8वें का नंबर का शीर्षक है। जब बंगाल का विभाजन हुआ उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। प्रमुख उदाहरण है बनाम लॉर्ड कर्जन। बुलबुले पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं, महाराजा है। यानी एक बालक के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात चिट्ठों में कही है, जो व्यंग भी है और भारत की दुर्दशा का वर्णन भी करते हैं। आप माय लॉर्ड्स जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा? इस बार के बजट की वक्रता थी आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बार बार अपने 2 अति तुमत्राक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिंद्रों का कुछ दुख घट जावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी, ऐसा तो आप भी न समझते रहे होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहां जहां वे जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने के हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते हैं कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहां से आया था वहीं चला गया। यह सब चीजें खाली नुमाइशी थीं। भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं, जो उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या उसके तख्ताओं से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। बालमुकुंद गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि आपने जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, इस आयोजन में आपने भारतवर्ष के राजाओं की सलामी ली,
यानी उन्होंने आपको सलाम किया। क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ क्या था? भारतवर्ष में ही है, पहले से मौजूद है। जिस हाथी पर आप चढ़कर आए हैं, जिस हाथी पर आपने सवारी की है, ये हाथी भी भारतवर्ष का ही है। क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की इज्जत उसकी सिंहासन या गद्दी से नहीं होती, उसकी इज्जत उसके गुणों से होती है, उसके स्वभाव से। उसकी व्यक्ति उसको याद रखता है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से यह बातें कह रहे हैं। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हुई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बदले बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। यानी क्या है, इस अपनी मूर्ति इन्होंने यहाँ नहीं बनवाई, व्यक्तियों के मन में इनकी मूर्ति बनी हुई है। यानी कोई व्यक्ति समाज में हर जगह कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो आवश्यकता नहीं है कि उसकी मूर्ति बनवानी पड़े। उसकी मूर्ति यानी उसकी इज्जत, उसका सम्मान व्यक्ति अपने मन में भी रखता है। लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। और देखिए, वह एक स्मृति मंदिर, यह आपकी 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का है। सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र। आपकी यादगार भी यही बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो। श्रीमान का स्वागत, जो अटल है वह अटल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर ही रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद्र की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तक ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव और हेस्टिंग से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। वायसराय का कर्तव्य है माई लॉर्ड अपने देश में फिर पदार्पण किया, जिसमें यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। आज 46 साल पूरे हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक रामचंद्र की राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी, और अगले दिन रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती है। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 वर्ष तक वकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य है। यानी भरत ने जो त्याग किया, उस जो शासन उन्हें मिल भी गया था राजा रामचंद्र जी के बाद, तो उन्होंने उसका त्याग किया और रामचंद्र जी को ही वहां का राजा बनाकर अपने प्रजा की रक्षा की और उनके हित के कार्य किए। अगला है पीछे मत फेंकिए। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर
चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थीं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंद हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर हैं। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धरा धाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है। वो भारतवासियों के लिए कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने इतनी पराधीनता सही, फिर भी वह लुप्त नहीं हुए, यानी भारतवर्ष विलुप्त नहीं हुआ। भारतवर्ष का नाम अब भी है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं। जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति का पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है। यानी किसकी बात कर रहे हैं? भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष ने इतनी पराधीनता सही, इतने कष्ट सहे, फिर भी भारतवर्ष विलुप्त नहीं हुआ, यहाँ की जाति विलुप्त नहीं हुई। आज भी भारत विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग भारतवर्ष के लोगों की तारीफ करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपकी सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी भी आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। यानी वो भारतवर्ष के लोगों की बात कर रहे हैं। वरंच दो एक गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारिस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदस्य बना सकते हैं, पर एक अंग्रेज भी ऐसा नहीं जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब और अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर से लूट के माल के साथ ऊंटों और हथियारों पर लाद कर न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जाएगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से मैं आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। यह विचारना आपके ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना लाभ ही है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्चारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उनकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? आशा का अंत शीर्षक से कुछ उदाहरण हैं। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रहती है। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और हृदयता और भागाता है, उदारता को हजम कर जाता है, अंत में आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह
से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। आदमी के मन में यह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते हैं कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार में आ गए तो हम एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते हैं कि एक दोबारा आप न आवें, पर हमारी पेश न गई और आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने कौंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। एक दुराशा शीर्षक से हैं कुछ उद्धरण। मैं तो इतना संदेश भंगर शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। विदाई संभाषण के उद्धरण हैं। बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का काम नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? बंग विच्छेद से कुछ उद्धरण है यहाँ पर। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष। जिन्होंने क्या किया था, भारतवर्ष से बंगाल एक अलग देश कर दिया था, उसके लिए वो कह रहे हैं कि इस देश के लिए तो यह दुख है कि एक देश का टुकड़ा कट गया, पर आपके लिए खुशी की बात है कि आपने भारतवर्ष के भी टुकड़े कर दिए। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश के अंशकों को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा डेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़भिड़ कर इस छोटे से डेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्र राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासन काल देख रहा है जो यहाँ अधीश्वर नहीं, कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ आकर यहाँ का शासन भार दिया गया, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इस कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सके। आशीर्वाद से है कुछ शीर्षक से। वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। उसी को उस कठिन दशा में, उस भयानक काली रात में वो गोकुल पहुंचाने जाते हैं। जैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विवादों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। बालमुकुंद गुप्त कहते हैं इस निबंध के माध्यम से कि भारतवर्ष में इतने राजा आए, इतने बड़े बड़े राजा आए, यहाँ पर इन्होंने शासन किया। अंग्रेजों से पहले मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम समाज के जो शासक आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया। क्या वो सोचते थे कि भारतवर्ष को हम ले जाएंगे, इसका हम समाप्त कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, भारतवर्ष का नाम नहीं रहेगा? पर ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। भारत क्या है? यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है ना, भारतवर्ष में। यहाँ पर कि
कितनी ही कठिन परिस्थितियां हों, भारतवर्ष के लोग उन कठिन परिस्थितियों से निकलना जानते हैं। जिस प्रकार आपका यहाँ पर शासन रहा है, आपने भारतवर्ष के लोगों पर अपनी गुलामी करवाई है, उनसे अपनी, तो समय क्या है, धीरे धीरे समय परिवर्तनशील है, समय निकल जाता है और कठिन समय है जो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करने की शिक्षा देता है कि कठिन समय में व्यक्ति आसानी से निकल जाए तो वह अपनी राह आसान कर लेता है और जीवन में वह उन्नति प्राप्त करता है। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का अध्ययन किया, जिसमें 8 चिट्ठे काल क्रमानुसार लिखे गए हैं लॉर्ड कर्जन के लिए व्यंग्यात्मक शैली में। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे, रचनाकारों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।